खगोल शास्त्र के संदर्भ हमें ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। भारत के स्वर्ण काल में वैदिक सभ्यता और संस्कृति का काफी प्रभाव था। उस काल में कई खगोल शास्त्री हुए जिनके ज्ञान को ही बाद में आचार्यों और वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया। 500 बीसी से 400 एडी तक जैन एवं बौद्ध दर्शन के उदय ने गणित और ज्योतिष विज्ञान को धार्मिक दायरे से अलग हटकर देखना शुरू किया। भारत में विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा, तर्क, व्याकरण और साहित्य का अतुलनीय विकास शास्त्रीय युग में ही हुआ। खगोल शास्त्र है, उस पर एक बहुत वैज्ञानिक अध्ययन करीब 5वीं-6वीं शताब्दी में यहाँ शुरू हो चुका था और आर्यभट्ट उसी परंपरा के एक सबसे बड़े आचार्य के रूप में आगे आते हैं। आर्यभट्ट को आर्यभट्ट प्रथम भी कहा जाता है। वे एक स्वतंत्र चिंतक, प्रखर ज्योतिष, वैज्ञानिक और मेधावी गणितज्ञ थे। बालक आर्यभट्ट ने युवा अवस्था में ही गणित, ज्योतिष और ब्रह्मांड के संबंध में अपने नए एवं मौलिक ज्ञान से हलचल मचा दी। अपने ग्रंथ में इन्होंने अपना जन्मकाल शक संवत 398 बताया है। वे लिखते हैं, कलयुग के 3600 वर्ष बीत चुके हैं जब मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूँ। मेरी आयु 23 वर्ष है। वराह मिहिर द्वारा लिखित कई ग्रंथों से ये स्पष्ट होता है कि आचार्य आर्यभट्ट की शिक्षा का केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में की थी। आर्यभट्ट के असाधारण खगोलीय खोजों से प्रभावित होकर गुप्त शासक सम्राट बुद्धगुप्त ने इन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपा बना दिया। आर्यभट्ट ने खगोल और तारेखना नाम से एक खगोलीय वेधशाला की स्थापना कुसुमपुरा में किया। पाटलिपुत्र का ही पुराना नाम कुसुमपुरा है, जो नंदों और मौर्यों के बाद गुप्त साम्राज्य की राजधानी रही है। यहाँ रहकर कई किताबें लिखी, जिसमें गणित और खगोलीय पिंडों के बारे में सटीक गणनाएं दी। यही इन्होंने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जिस कारण से दिन और रात होते हैं। इसी बात को उनके लगभग 1000 वर्ष बाद निकोलस कोपरनिकस ने भी दोहराया। भारतवर्ष के आचार्यों और वैज्ञानिकों ने हर कालखंड में अपने आविष्कारों से दुनिया को चौंकाया है। आचार्य आर्यभट्ट ने अपने जीवन काल में कई पुस्तकें लिखी, परंतु आर्यभट्टीय 10 गीतिका, तंत्र, आर्यभट्ट सिद्धांत, इन्हीं 4 पुस्तकों का प्रमाण मिल पाया है, जिसमें कहीं भी गणितीय अंकों का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि समस्त गणित और गणनाओं को संस्कृत के श्लोक के रूप में पद्यात्मक तरीके से अंकित किया गया है। आर्यभट्टीय को आर्यशत अष्ट भी कहा जाता है। समूचे ग्रंथ में 108 छंद हैं तथा 13 अतिरिक्त परिचयात्मक छंद हैं। पूरे ग्रंथ को 4 अध्यायों में विभाजित किया गया है: गीतिका पाद, गणित पाद, काल क्रिया पाद और गोल पाद। ये ग्रंथ इतना प्रभावशाली रहा कि निकोलस कोपरनिकस ने आर्यभट्टीय सहित उनके सभी ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। गणनाएं आर्यभट्ट की जो उनकी विख्यात पुस्तक आर्यभट्टीयम में आती हैं, वो पूरे आगे चल के पूरा एक आधार बनती हैं, जिसके बेसिस पर पश्चिम का विज्ञान और गणित शास्त्र डेवलप होता है। इस ग्रंथ में दी गई जानकारी ज्यादातर खगोल शास्त्र और गोलीय त्रिकोणमिति के हैं। गणित पाद में त्रिकोणमिति और समीकरणों के अतिरिक्त वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, त्रैराशिक श्रेणियां, क्षेत्रफलों, घनफलों से संबंधित नियम संस्कृत के 33 श्लोकों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उत्तर काल में दक्षिण भारत के गणितीय वैचारिक उद्गम और आर्यभट्ट की लिखी किताबों का अरबी भाषा में अनुवाद ने उनके भविष्यवादी विचारों को सहेजने में बड़ी भूमिका निभाई। There is a great parallel when we see that what is the contribution of Aryabhatta in the field of mathematics, which makes the bone of scientific system. गणित के क्षेत्र में बिहार की जो भूमि रही है, पटना, नालंदा, यहाँ के जो विद्या केंद्र रहे हैं, इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। तारीखना यानी तारों की गणना। तारीखना एक ऐसी जगह है जहां से पूरे ब्रह्मांड के पिंडों की बेहतर स्थिति देखने को मिलती है। पूर्व में यहाँ 60 फुट की एक मीनार थी, जहां से वे अपने शिष्यों के साथ तारों और ग्रहों की चाल का अध्ययन किया करते थे। इसी कारण कालांतर में इस जगह का नाम तारेखना पड़ा।
बड़ी, छोटी एवं चक्रीय खगोलीय वेधशाला का स्थान बड़ी खगोल, छोटी खगोल एवं चकदाहा के नाम से आज तक प्रसिद्ध है। प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध आर्य शक्तार अमात्य मुद्रा राक्षस की यही जन्म स्थली रही है। खगोल से तारेखना तक आर्यभट्ट ने 30-30 किलोमीटर की दूरी का खगोलीय त्रिकोण बनाया, जो तारों और ग्रहों की सटीक गणना में और उनके ग्रंथों के लेखन में काफी मददगार रहा। जुलाई 2009 में नासा ने घोषणा की कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा पूर्ण सूर्य ग्रहण तारेखना से ही देखा जा सकेगा। इसके बाद तो नासा, इसरो सहित फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन के सैकड़ों वैज्ञानिकों ने यहाँ पहुँचने की घोषणा कर दी। जब दुनिया गणित और खगोल विज्ञान के बारे में बहुत कम जानती थी, तब आर्यभट्ट ने 499 ईस्वी में सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया। ग्रहण के समय काल को निकालने का फॉर्मूला भी इसी जीनियस ने दुनिया को दिया। आर्यभट्ट ने धरती, चंद्रमा और अन्य ग्रह नक्षत्रों पर सूर्य के पड़ने वाली प्रकाश की छाया के आधार पर ये बातें अपने ग्रंथों के जरिए बताईं। जब चंद्रमा घूमते घूमते पृथ्वी और सूर्य के बीच में आकर उसे ढक लेता है, तब सूर्य ग्रहण, और पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। गैलीलियो ने जब टेलीस्कोप का आविष्कार किया तो आर्यभट्ट के निकाले गए निष्कर्ष सही साबित हुए। उस काल में आर्यभट्ट के खगोलीय निष्कर्ष धर्मशास्त्रों की बातों से मेल नहीं खाते थे। जहाँ माना जाता था कि राहु नामक राक्षस सूर्य को निगल लेता है तो सूर्य ग्रहण, और जब केतु चंद्रमा को निगल लेता है तो चंद्र ग्रहण होता है। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम सिद्ध किया कि पृथ्वी की परिधि 39,968.05 किलोमीटर है, और जब संसार को वार्षिक कैलेंडर का जरा भी ज्ञान नहीं था, तब उन्होंने बताया कि एक वर्ष में 365.25 दिन होते हैं। सूर्य से विभिन्न ग्रहों की दूरी का सटीक अनुमान आर्यभट्ट ने बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के भारत के शास्त्रीय युग में ही बता दिया। उन्होंने पृथ्वी का व्यास 1050 योजन बताई। उन्होंने धरती के घूर्णन की गणना 23 घंटे 56 मिनट 4.1 सेकंड बताई। उन्होंने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। शतकों पहले भी सूर्य घड़ी बनाकर तथा शंकु यंत्र द्वारा खगोलीय अध्ययन होता रहा है। पर्शियन यात्री अल ब्रूनी सन 1011 में जब यहाँ आए तो चक्रदाहा तालाब के केंद्र में स्थित पिलर में शंकु यंत्र लगा पाया। इसमें सूर्य की चाल के साथ यंत्र की छाया भी घूमती रहती है। इससे पृथ्वी सूर्य की चाल को समझने में मदद मिलती है। इस शंकु यंत्र का संचालन नालंदा विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाता था। इन जगहों पर बड़ी संख्या में टीले इसलिए बनाए गए थे क्योंकि तारों की गणना में कोणों को मिलाना पड़ता है। उन दिनों कोई सूक्ष्म यंत्र था नहीं, इंसान की आंखें ही सब कुछ थी। Field of material sciences comprises the 4 Vedas and 6 Vedangas. Amongst these 6 Vedangas, one of the very important aspect is Jyotisha, and there are 2 aspects of Jyotisha, 2 forms of Jyotisha which is available. One is Ganita and the other is Phalita. आर्यभट्ट ने सबसे पहले साइन के कोष्टक दिए, गणित के जटिल प्रश्नों को सरलता से हल करने के लिए इक्वेशंस दिए। इन्होंने ही सबसे पहले पाई का आसन्न मान निश्चित किया। इनके द्वारा दिया गया गणित ज्योतिष कारक सिद्धांत आज भी हिंदू पंचांग तैयार करने में सहायक है। The origin of the symbol 0, we find it in the Baksali manuscript, one of the manuscript that is dated to 7th century CE. आर्यभट्ट सिद्धांत उत्तर पश्चिम भारत में ज्यादा प्रसिद्ध हुआ और एस्ट्रोनॉमी के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये दुनिया का पहला ग्रंथ है जिसने प्रत्येक दिन की शुरुआत से मध्य रात्रि तक के आकाशीय पिंडों की गतिविधियों को अंकित किया। आर्यभट्ट के ग्रंथ पश्चिमी देशों में खूब फैला, जहाँ वे अरेबिक मुस्लिम विद्वानों के बीच आर्यभर और यूरोप में आर्डू पेरीज के नाम से प्रसिद्ध थे। 19 अप्रैल 1975 में इसरो ने अपने पहले प्रक्षेपित उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा। 1976 में यूनेस्को ने इस महान व्यक्तित्व का 1500वां जन्म दिवस मनाकर इनके असाधारण उपलब्धियों से संसार को पुनः अवगत कराया। भारतीय डाक टिकट शास्त्रीय युग के आचार्य आर्यभट्ट को श्रद्धांजलि है। ऐसे ही महान वैज्ञानिकों, चिंतकों और दार्शनिकों के कारण भारत विश्व गुरु कहलाया।